आज ओटीपी में जिन 3 खबरों की बात होगी उसमें सबसे पहले नंबर पर कौन सी खबर है आइए आपको बताते हैं। एफसीआरए पर कुछ बड़ा होने वाला है, इसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। वहीं दूसरी नंबर पे जो खबर है जिसके बारे में बात होगी, अतीक के बेटों के गुर्गों की बारी, यूपी पुलिस बना रही है हिट लिस्ट, कैसे वो आपको बताएंगे। और तीसरी खबर में आज हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान की आजादी का हिंदुस्तान कनेक्शन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहली स्टोरी डिस्कस करते हैं। एफसीआरए पर कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि विदेशी फंडिंग से जुड़े इस बिल पर संसद में सरकार और विपक्ष आमने सामने है। मॉनसून सत्र में एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 पास नहीं हो सका और अब इसे सीधे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास भेज दिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ बिल के अटकने की नहीं है। इस बिल के कुछ प्रावधान एनजीओ, ट्रस्ट और धार्मिक सामाजिक संस्थाओं की विदेशी फंडिंग और उनकी संपत्तियों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। देखिए, कांग्रेस इसे वापस लेने की मांग कर रही है जबकि दूसरे विपक्षी दल जेपीसी जांच चाहते हैं। सवाल है एफसीआरए पर आखिर इतना बवाल क्यों? संसद के मॉनसून सत्र में एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 को लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच में तीखी खींचतान देखने को मिली। यह बिल 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसका सीधा असर विदेशी योगदान हासिल करने वाले एनजीओ, ट्रस्ट, सामाजिक और धार्मिक संस्थानों पर पड़ सकता है। बिल का मकसद है एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की व्यवस्था में निगरानी और प्रशासन से जुड़े नियमों को और मजबूत करना बताया गया। देखिए, बिल का एक अहम प्रस्ताव उन संस्थानों से जुड़ा है जिनका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द, समाप्त या सरेंडर हो जाता है। ऐसी स्थिति में विदेशी फंड से बनाई गई संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए नई व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है और इसी के तहत ऐसी संपत्तियां एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के अधीन लाई जा सकती हैं। हालांकि सरकार के इन प्रावधानों पर विपक्ष ने सवाल उठाए। विपक्ष का तर्क है कि बिल के कुछ प्रावधान सरकार और कार्यपालिका को जरूरत से ज्यादा अधिकार देते। दूसरी तरफ सरकार का यह कहना है कि विदेशी फंडिंग की व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है और एफसीआरए को मजबूत करना इसी दिशा में ये कदम है। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ ये है कि विपक्षी दलों के बीच भी एफसीआरए बिल को लेकर पूरी एक राय नहीं दिख रही। कांग्रेस ने बिल को पूरी तरीके से वापस लेने की मांग की जबकि टीएमसी, डीएमके और बीजेडी जैसे दलों की तरफ से इसे जेपीसी के पास भेजने की मांग उठी। डीएमके का यह कहना था कि बिल वापस लिया जाए या इसकी विस्तृत जांच जेपीसी से कराई जाए। बीजेडी ने भी जेपीसी का रास्ता अपनाने की मांग की है। देखिए, एनसीपी एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी बिल वापस लेने या फिर जेपीसी को भेजने की मांग की है। उनका ये तर्क रहा कि विदेशी फंडिंग को हमेशा संदेह की नजर से नहीं देखा जा सकता है। अब यही सवाल उठता है कि जेपीसी करेगी क्या? जेपीसी में कुल 31 सदस्य होंगे, 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा। सिविल बिल के अलग अलग प्रावधानों की बारीकी से जांच सब करेंगे। विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों की राय ले सकती है और सरकार को बदलाव के सुझाव भी जेपीसी देगी। हालांकि जेपीसी की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, लेकिन संसद में उनका राजनीतिक और संसदीय महत्व काफी होता है। यहाँ जेपीसी और सेलेक्ट कमेटी के बीच में अंतर भी समझना बेहद जरूरी है। जेपीसी में दोनों सदनों के सांसद शामिल होते हैं जबकि सेलेक्ट कमेटी में केवल उसी सदन के सदस्य होते हैं जिसने समिति बनाई है। अब जेपीसी इस बिल की जांच करेगी और 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि एफसीआरए बिल फिलहाल एक रुका जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुआ। असली लड़ाई अब जेपीसी के भीतर ही होगी और उसकी रिपोर्ट तय करेगी कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल अपने मौजूदा रूप में आगे बढ़ेगा, बदलेगा या फिर विपक्ष के दबाव में इसमें बड़े बदलाव होंगे। एफसीआरए पर सच में कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए हम कह रहे हैं। अतीक अहमद के परिवार में एक बेटे की मौत का मातम था, लेकिन इसी मातम के बीच में अब एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने यूपी पुलिस की नजर अतीक के बेटों के पूरे नेटवर्क पर टिका दी। भाई अवान के जनाजे में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे उमर के काफिले के पीछे चल रही दर्जनों गाड़ियां अब पुलिस के रडार पर है। आरोप है कि टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़े गए, टोल कर्मियों को धमकाया गया और कुछ कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हुई। अब सवाल सिर्फ एफआईआर का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर इन गाड़ियों को किसने जुटाया और क्या पूरा काफिला पहले से प्लान किया गया था। देखिए, अतीक अहमद का नाम उत्तर प्रदेश के अपराध जगत की उस कहानी से जुड़ा है जिसका असर उसकी मौत के बाद भी दिखाई देता है। अब उसके बेटों के इर्द गिर्द एक नया विवाद खड़ा हो गया। 6 अगस्त को अतीक के छोटे बेटे अवान की सड़क हादसे में मौत हुई। इसके बाद 8 अगस्त को प्रयागराज में उसके अंतिम संस्कार की तैयारी। जेल में बंद उमर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से पैरोल मिली और उसे पुलिस अभिरक्षा में प्रयागराज लाया गया।
अली भी अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचा, लेकिन इस सफर के दौरान पुलिस काफिले के पीछे चल रही निजी गाड़ियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। प्रयागराज के नवाबगंज टोल प्लाजा पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक कई गाड़ियां बिना टोल दिए निकलने की कोशिश कर रही थी और टोल कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की तो कथित तौर पर विवाद भी हुआ। पुलिस के पास कुछ गाड़ियों के नंबर और सीसीटीवी फुटेज भी पहुंचाए गए हैं। देखिए, नवाबगंज मामले में करीब 30 गाड़ियों को लेकर शिकायत सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 28 लोगों को नामजद किया गया है और कई अज्ञात वाहनों की भी जांच चल रही है। आरोपियों में टोल बैरियर तोड़ना, कर्मचारियों से अभद्रता, धमकी देना और वाहन चढ़ाने की कोशिश जैसी बातें शामिल हैं। लेकिन पुलिस की असली दिलचस्पी सिर्फ एफआईआर दर्ज करने में नहीं, अब जांच का सबसे बड़ा सवाल इन गाड़ियों में कौन कौन लोग सवार थे इसमें है। गाड़ी किसके नाम पर है, उस समय ड्राइवर कौन था, गाड़ी में कौन कौन बैठा था और सबसे अहम, उन्हें उमर के काफिले के बारे में जानकारी किसने दी। और यही वजह है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज, वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा, ये सब कुछ इकट्ठा करने में जुटी है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कौन सी गाड़ी लखनऊ से ही काफिले के साथ चली और कौन सी रास्ते में जुड़ती गई। क्या काफिला पहले से तैयार किया गया था, यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है। अगर दर्जनों निजी गाड़ियां लखनऊ से ही पुलिस वाहन के पीछे चल रही थी तो सवाल उठेगा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों को किसने जुटाया था, और अगर ये गाड़ियां रास्ते में अलग अलग जगहों से काफिले में शामिल हुई तो फिर पुलिस ये जानना जरूर चाहेगी कि उन्हें प्रयागराज जाने की जानकारी किसने दी थी। यानी कि जांच अब सिर्फ टोल विवाद तक सीमित नहीं है, पुलिस काफिले की पूरी टाइमलाइन बनाने की कोशिश कर रही है। और कहां से ये गाड़ी चली, किस टोल से गुजरी है, किस वक्त काफिले में ये गाड़ियां ऐड ऑन होती चली गई और जुड़ गई, कहां से गाड़ियां निकली, सीसीटीवी और वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा के जरिए इन सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं। और तो और मामला सिर्फ उमर के काफिले तक नहीं रुका। अली अहमद के प्रयागराज जाने के दौरान फतेहपुर में भी काफिले के पीछे चल रही निजी गाड़ियों को लेकर शिकायत सामने आई है। तो दो अलग अलग टोल प्लाजा से जुड़े मामलों में कुल 21 वाहनों के खिलाफ मुकदमे की बात भी अब सामने आई और यहाँ बरौडी टोल प्लाजा मामले में 10 वाहनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जबकि खागा थाना क्षेत्र के कटोधन टोल प्लाजा में 11 वाहनों को लेकर शिकायत की गई। आरोप है कि कुछ वाहन बिना टोल दिए निकल गए, ऐसा दबाव बनाया और विरोध करने पर टोल कर्मचारियों से अभद्रता की धमकी भी दी। कुछ वाहनों को कर्मचारियों की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ाने का आरोप भी लगाया गया। यहाँ भी पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वाहनों के नंबर के आधार पर लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है कि आखिर सच क्या है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कितनी गाड़ियों पर एफआईआर हुई है, सबसे बड़ा सवाल है इन गाड़ियों को चला कौन रहा था और उन्हें काफिले में शामिल किसने किया था। पुलिस अब वाहन मालिकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, नंबर प्लेट के जरिए रजिस्ट्रेशन निकालेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ वाहन अलग अलग शहरों से रजिस्टर्ड भी बताए जा रहे हैं, यानी काफिले में सिर्फ प्रयागराज की गाड़ियां नहीं थी। अगर जांच में ये सामने आता है कि इन वाहनों को किसी खास व्यक्ति या समूह ने एक साथ जुटाया था तो पुलिस के लिए ये महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी वाहन मालिक या आरोपी की भूमिका को अदालत की तरफ से दोषी नहीं ठहराया गया है। फिलहाल सभी आरोप जांच के दायरे में हैं। अतीक अहमद के मौत के बाद उसके परिवार और कथित नेटवर्क पर पुलिस और जांच एजेंसियों की नजर पहले से ही है। अब उमर और अली के काफिले से जुड़े अलग अलग टोल मामलों में पुलिस को एक नया एंगल मिल चुका है। एक तरफ परिवार में अबान की मौत का गम, दूसरी तरफ काफिले में शामिल लोगों की पहचान की जांच चल रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ कुछ समर्थकों की मनमानी थी या फिर दर्जनों गाड़ियों का ये काफिला पहले से तैयार किया गया शक्ति प्रदर्शन के लिए। अगर ये सिर्फ रास्ते में जुटी हुई भीड़ थी तो पुलिस की जांच एक दिशा में जाएगी, लेकिन अगर सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स और गाड़ियों की डिटेल से किसी सुनियोजित व्यवस्था का संकेत अगर मिल जाता है तो कहानी कहीं और ज्यादा गंभीर हो सकती है। फिलहाल पुलिस की नजर गाड़ियों पर टिकी हुई है, गाड़ियों के मालिकों पर है और उन लोगों पर भी है जो इन वाहनों को काफिले तक लेकर के आए। यानी कि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अतीक के बेटों के काफिले में कौन कौन था, सवाल ये है कि किसने काफिला तैयार किया, किसने लोगों को जोड़ा और टोल प्लाजा पर आखिर क्या हुआ था। इन सवालों का जवाब सीसीटीवी, वाहन रजिस्ट्रेशन और पुलिस की जांच से ही सामने आएगा। ग्यारह अगस्त को बलूच नेतृत्व ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान किया और इसे स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया। इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर पाबंदियों के बीच में कई जगहों से जश्न के वीडियो और तस्वीरें देखी गई हैं। इनमें लोग बलूच झंडे फहराते और आतिशबाजी करते नजर आए। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से सामने आए इस ऐलान के बाद बलूच नेता भी मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने की अपील की।
भारत के विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग का भी उन्होंने स्वागत किया। बलूच नेतृत्व की तरफ से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद बलूच लोगों से 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की गई थी और इसी के बाद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए जिसमें बलूच झंडे के साथ लोग जश्न मनाते दिखाई दिए। कुछ जगहों पर आतिशबाजी भी की गई है। बलूच नेतृत्व का यह कहना है कि 11 अगस्त की तारीख उनके आंदोलन के लिए ऐतिहासिक महत्व रखती है। उनका दावा है कि 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त होने से ठीक पहले बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। बलूच नेताओं के मुताबिक बाद में मार्च 1948 में पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में प्रवेश किया और उसके बाद से इस क्षेत्र में पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष जारी रहा। हालांकि पाकिस्तान इस दावे को स्वीकार नहीं करता। पाकिस्तान के मुताबिक बलूचिस्तान उसके देश का अभिन्न हिस्सा है और वो वहां सक्रिय सशस्त्र बलों को सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इस पूरे घटनाक्रम में मीर यार बलूच का नाम प्रमुखता से सामने आया। उन्होंने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि 11 अगस्त के बाद बलूचिस्तान को पाकिस्तान के प्रांत के रूप में संबोधित करना बंद किया जाए और उसे स्वतंत्र देश के तौर पर देखा जाए। बलूच नेतृत्व ने यह भी दावा किया है कि स्वतंत्र बलूचिस्तान के लिए सरकार अपनी मुद्रा, पासपोर्ट, विदेश नीति, रक्षा व्यवस्था और कूटनीतिक मिशन जैसी व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा अलग अलग बलूच राजनीतिक गुटों को एक मंच पर लाने की कोशिश की भी बात कही गई। इस बीच भारत का नाम भी इस पूरे घटनाक्रम में सामने आया। 11 अगस्त को भारत के विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के नियंत्रण वाले दूसरे क्षेत्रों में मानव अधिकारों से जुड़े सवाल पूछे गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और उसके नियंत्रण वाले अन्य क्षेत्रों में मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया। बलूच नेता मीर यार बलूच ने भारत के इस रुख का स्वागत किया। उन्होंने भारतीय मीडिया की भी तारीफ की और कहा कि भारत की ओर से मानव अधिकारों और जवाबदेही को लेकर उठाई गई आवाज को बलूचिस्तान अपने लिए महत्वपूर्ण मानता है। बलूच नेतृत्व ने भारत के व्यापक मानवाधिकार संबंधी बयान को अपने आंदोलन के समर्थन के तौर पर पेश किया। देखिए, बलूच नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी इस मामले में आगे आने की अपील की। उसके संदेश में संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय देशों, एशियन अफ्रीकी संघ और इस्लामिक सहयोग संगठन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्था और देशों से बलूचिस्तान के मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की गई। बलूचिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रांत है। ये इलाका प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा, दूसरे खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है और इसी वजह से बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान की राजनीति और सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय रणनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बताया गया। बलूच नेतृत्व लंबे समय से पाकिस्तान पर राजनीतिक अधिकारों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगते रहे। जबरन गुमशुदगी, हिरासत और लिखित हत्याओं जैसे आरोप भी लगाए गए। बलूच पक्ष का दावा है कि उसके क्षेत्र में लोगों को लंबे समय से इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार बलूच अलगाववादी संगठन को सुरक्षा के लिए खतरा भी बताती है और उनके खिलाफ कार्रवाई करती रही है। हाल के वर्षों में बलूच सशस्त्र संगठनों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच में संघर्ष की घटनाएं भी सामने आई, तेज हुई। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर भी सुरक्षा चिंताएं सामने आई। अब ये भी एक सवाल है कि 11 अगस्त को किए गए इस ऐलान का आगे क्या असर होता है। फिलहाल बलूच नेतृत्व ने स्वतंत्रता का दावा तो किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूचिस्तान को स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता नहीं मिली है। इसीलिए अभी इस एक स्वतंत्रता की घोषणा और राजनीतिक दावे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि बलूच नेतृत्व अपने अलग अलग राजनीतिक गुटों को कितना एकजुट कर पाता है, जमीन पर उसका कितना प्रभाव बढ़ता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस दावे पर किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल 11 अगस्त का यह ऐलान बलूचिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में एक नया घटनाक्रम जरूर है, जिसने एक बार फिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है। OTP में आज इन खबरों पे हमने बात की है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं।